Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to the grand transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang, Janab. It is going to be the final match between Team Bharat and Team New Zealand. And with me in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. गुड आफ्टरनून. और वो मेगा ट्रांसमिशन उससे मैं ना पूरा बदल गई तो उस पे मेरी हंसी निकल गई. ये मेगा ट्रांसमिशन हुआ करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. नहीं देखिए, मैं नहीं मानती. इंसान की सोच वैसी होनी चाहिए. लेकिन हमारे बड़े भी हमारे साथ हैं. मैं सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी. With us in the studios, we are being joined by Pakistan's former Test captain, cricket commentator, cricket analyst, Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum. कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much. और मीनवाइल हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में अहमद सईद ने, जो कि पूरे स्टैट्स की तैयारी करके आए हैं. 2000 से लेके आज 2025 तक चैंपियंस ट्रॉफी के जो स्टैट्स रहे, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया जिस तरह के मैच रहे और कौन किसका पलड़ा भारी रहा, तमाम तर सूरत हाल पर अहमद सईद हमें जो है वो आगाह करेंगे. और अभी पता है मैं क्या सोच रही हूँ एग्जैक्टली वो जो एक टाइम था 2023 का वर्ल्ड कप था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किस तरीके से वो फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया बढ़तरी हासिल कर लेता है. वो टाइम जो है ना, आई नो टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, टीम न्यूजीलैंड है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आज एक बार फिर हमें वो खामोश ग्राउंड मिले. सलमान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ग्रुप स्टेज में गलती डेफिनेटली हुई न्यूजीलैंड से जब वो खेल रहे थे अगेंस्ट टीम भारत. आपको क्या लगता है वो कौन सी ऐसी गलतियाँ जिनके ऊपर आज उनको काम करके बेहतरीन तरीके से खेलना होगा? देखिए, अच्छा सवाल है, लेकिन बात यह है कि ये कंडीशंस का फ़र्क है. और जब वो पाकिस्तान से गए हैं यूएई में खेलने, तो ज़ाहिर है वहाँ पे स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा कह लें कि एक फेवरेबल कंडीशंस है, जहाँ पे इंडिया के 4 बड़े टॉप क्लास स्पिनर्स ने ऑपरेट किया. और हमने देखा कि उन्होंने 3 से स्पिनर 4 कर दिए थे मैच में. तो न्यूजीलैंड नीड टू बैट फॉर लॉन्गर. उनके उस दिन विकेट्स भी गिर गई थी. आई थिंक दे नीड टू ऐड मोर रन्स, प्रेफरेबली अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आई थिंक 280 प्लस का जो टारगेट है वो मे बी कैन पुट अप अ वेरी गुड फाइट विद इंडिया. बिकॉज आज भी एज तो इंडिया को है, क्योंकि कंडीशंस जो हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम बेटर है न्यूजीलैंड से. अगर यही मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता, यही मैच साउथ अफ्रीका में हो रहा था, तो फिर यही एज न्यूजीलैंड को होता. लेकिन क्योंकि ये मैच दुबई में हो रहा है और इस एग्जिस्टिंग टीम के साथ ये एडवांटेज इंडिया तो है. और क्या समझते हैं, सेम प्लेइंग 11 से ही न्यूजीलैंड को जाना चाहिए या फिर कुछ आपको लगता है कि तब्दीली हो सकती है और माइट भी पॉसिबल कि वो इम्पैक्टफुल हो सकता है? देखिए, शायद डेवन कॉनवॉय विल यंग की जगह आ जाएं तो एक लेफ्ट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 2 लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स हैं और 1 लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है. और डेवन कॉनवॉय जो हैं वो भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं. और आई थिंक विद इन विद हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ काफ़ी खेले भी हैं, तो मे बी वो एक एडिशन वो चेंज हो जाए. बाकी तो न्यूजीलैंड की जितनी भी टीम है वो बहुत अच्छा खेल रही है. मैट हेनरी का होगा कि अगर वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, बिकॉज उन्हें कंधे पे चोट लगी थी. एक कैच उन्होंने लिया था पिछले मैच में. सो आई रियली होप कि वो ठीक है, क्योंकि वो अभी तक इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं. और आई थिंक कि न्यूजीलैंड को उन्होंने हर ही मैच में बहुत ही अच्छे स्टार्ट्स दिए हैं. अहमद सईद साहब, 25 साल के बाद आफ्टर 25 ईयर्स न्यूजीलैंड वर्सेस भारत एक और फाइनल होने वाला है. और मजीद क्या स्टैट्स है, किसका पलड़ा इस चैंपियन ट्रॉफी की अगर बात की जाए इसमें भारी रहा है? देखें, इसमें अगर सबसे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो 61 मैचेस जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं. 119 मैचेस इनके अब तक हुए हैं. 50 मैचेस न्यूजीलैंड जीते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस न्यूजीलैंड जीता है, इंडिया जीता है. लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड के मैचेस में खास बात यह है कि इंडिया के बारे में हम चूँकि सुनते हैं कि इंडिया आमतौर पर जो है वो अपने होम ट्रैक में जीता करता था. न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट इंडिया का अवे रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतर है. 30 ओडीआई मैचेस ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया हैं, जिनमें से 16 मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यूज पर हुए हैं. तो इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूट्रल वेन्यूज पर भी काफ़ी बेहतर है. लेकिन आज जिस तरह से भाट साहब ने पहले कहा कि दुबई एक फेवरेबल कंडीशन है इंडिया के लिए, इस सेंस में कि इंडिया अब तक जितने मैचेस खेला सारे वहाँ पर खेला है. सबसे कम ट्रैवल भी इंडिया ने किया है. उनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मध्य मुकाबिल है, उसने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है इस टूर्नामेंट में. लेकिन जो ये बात चूँकि बार बार की जा रही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम सोलली इस वजह से इंडिया की टीम को फेवरेट करार नहीं दे सकते कि इंडिया की टीम को कंडीशन फेवर कर रही है. इंडिया ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है और इंडिया जो है वो इससे प्रीवियस आईसीसी इवेंट्स के फाइनल्स के अंदर भी जा रहा है. वो जहां भी फाइनल हुए हैं 2023 में उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रैवल भी किया था. तो इंडिया को एडवांटेज यकीनन हासिल है दुबई में, लेकिन इंडिया की टीम ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है जिसकी तारीफ होनी चाहिए. अच्छा, जहां ये बात हो रही है, आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है. वेन्यू की वो कंडीशंस की बात एक साइड पे रखते हैं, वाकई टीम अच्छी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दैट इज व्हाई दे आर प्लेइंग फाइनल्स. बट बात करते हैं सैंटनर की प्रेसर में, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर हम बात करें वरुण की, सलमान लास्ट मैच में 5 विकेटें हासिल की अगेंस्ट टीम न्यूजीलैंड, एंड वो कह रहे हैं कि हाँ, ही इज़ अ थ्रेट फॉर अस बिकॉज आप
जितना ज़्यादा खेलते हैं आप एक दूसरे के खेल को समझ पाते हैं। वरुण ने इतना खेला भी नहीं है इनके खिलाफ, आईपीएल में ही हैज़ बीन प्लेइंग, बट अगेन ये उनके लिए एक थ्रेट है, वो कह चुके हैं। तो अब ये जो न्यूजीलैंड है कैसे तैयारी करके आएगा अगेंस्ट वरुण? वेल आई थिंक कि वो उस पर अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे, उसको वो गैर ज़रूरी शॉट्स नहीं खेलेंगे और उनकी कोशिश होगी कि इसको रोटेट किया जाए इसकी बॉलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा और इसे विकेट्स ना दी जाएं ताकि दूसरे बॉलर्स के ऊपर वो अटैक कर सकें। मिस्ट्री बॉलर है तो ये जितना कम खेलेगा उतना कम एक्सपोज होगा, ये जितना ज़्यादा खेलेगा उतना ज़्यादा एक्सपोज होगा। ये वो नहीं है कि जो किसी के खिलाफ खेल खेल के उनके खिलाफ बेहतर हो जाए। मिस्ट्री बॉलिंग एक ऐसी बॉलिंग है कि जिसमें ज़ाहिर है जैसे जैसे मिस्ट्री हल होना शुरू होती है आपको एक्शन रीड होना शुरू हो जाता है, आपको पता लगता है कि हाथ से निकला बॉल अंदर आना है या बाहर जाना है, तो खेलना आसान हो जाता है। सो द इसमें हाइड एंड सीक सॉर्ट ऑफ अ थिंग है। सो इफ ही स्टे इज लेस प्रेडिक्टेबल द मोर इफेक्टिव ही विल बी। अच्छा वरुण चक्रवर्ती 2021 का T20 का टूर्नामेंट हुआ था दुबई में, वहाँ इंडिया की टीम का हिस्सा थे और वहाँ न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को जो है वो कन्विंसिंगली उस टूर्नामेंट में हरा दिया था। तो वरुण चक्रवर्ती से पहले ये एक्सपोज तो हो चुके हैं, लेकिन ओडीआई में ये पहली बार होगा कि वो बात यह है कि वो जो टूर्नामेंट था वो रात में मैचेस शुरू होते थे, उनमें ड्यू बहुत ज़्यादा थी। इंडिया कोई टॉस नहीं जीता था, सारे के सारी दफ़ा गीले बॉल से इंडिया ने बॉलिंग की थी। तो गीले बॉल के साथ तो आप कोई भी है कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए वरुण चक्रवर्ती का वो इतना अच्छा नहीं रहा था टूर्नामेंट, जिसके बाद वो फिर बाहर हुए टीम से, विकेटलेस थे। बट देन ही वेंट बैक और ज़ाहिर है उन्होंने मेहनत की होगी, काफ़ी बॉलिंग में भी इम्प्रूवमेंट लाए होंगे। तो उसके बाद अब तो टोटली डिफरेंट है, अब तो ड्यू भी नहीं आ रही और मैच आधे से ज़्यादा तो दिन में होता है। लेकिन टॉस हारने की स्ट्रीक तो बहरहाल इंडिया की बरकरार है। लेकिन 11 टॉस जो है वो 11 आ चुके हैं। लेकिन एक आपने चीज देखी है ना, चाहे वो टॉस नहीं भी जीते मैच, वो फिर भी जीत गए। तो सलमान, फाइनल के लिए ये टॉस कितना अहम रोल प्ले कर सकता है? जब 11 दफ़ा नहीं अहम हुआ तो फिर आज क्या हुआ? फाइनल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा था। अच्छा मेरा जो डिबेट हो रही है ना, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि सलमान जो डिबेट है इंडिया को फैसिलिटेट वहाँ पे किया गया, ये ज़्यादा इशू ट्रैवलिंग के अदर टीम्स को या फिर उन कंडीशंस का है कि इंडिया को उन कंडीशंस में मदद मिल रही है, ना कि ट्रैवलिंग में? क्योंकि ट्रैवलिंग की बात करें तो 7048 किलोमीटर जो है ना न्यूजीलैंड टीम ट्रैवल कर चुकी है। देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, अच्छा। ट्रैवलिंग भी है और कंडीशनल भी है ना, क्योंकि अगर आप एक ही जगह खेल रहे हैं तो आपने एक टीम सेलेक्ट कर ली, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, आपने कुछ सोचना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, मैं तो हैरान हूँ, कुछ इंडिया की तरफ से लोगों ने कहा देखें जी वो तो प्रैक्टिस विकटे हो रहा है यार, फॉर गॉड सेक प्रैक्टिस ना करो, प्रैक्टिस विकटे हो रहा है। कितनी प्रैक्टिस है, इतनी बड़ी टीम को कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट? ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ दे कम अक्रॉस दिस sort of अच्छा ये कंडीशनल बेस को जस्टिफाई इस तरह से किया जा रहा है। इंडिया से आवाजें आ रही कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान ट्रैवल करती तो आपने भी तो सिर्फ लाहौर का वेन्यू सेट किया हुआ था हमारे लिए, आपने भी लाहौर सेट के, पीसीबी ने कहा था कि इंडिया सिर्फ लाहौर में खेलेगी और ये भी हो सकता है कि वापस इंडिया चल जाए फिर इधर आ जाए। तो अगर तो ये तो आपकी लिमिटेशंस है ना, हमने थोड़ी कहा था कि लाहौर में ही खेलना है, हमने तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए कहा तो आइडियली तो ये होता कि लाहौर कराची पिंडी सारी टीमें कह रही हैं आप भी लाहौर कराची पिंडी खेलते, लेकिन अब आपकी वो क्या कहते हैं कि नखरे इतने हैं, ठीक है, नहीं रिजर्वेशन नहीं है, बट इट्स समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। सो टू फैसिलिटेट दैट द ऑफर वाज कि ठीक है फिर आप इधर खेल लीजिए। सो वो फैसिलिटेट करने का कहा जाता है। अब जिस तरह से वो वापस कह रहे हैं कि जी आपने कहा था कि लाहौर में खेलिएगा, तो वो किसी ने इस शौक में नहीं कहा था कि आप लाहौर से बाहर न निकले, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए कहा गया था। और ये कोई अजूबे की बात नहीं है। यूएस के वर्ल्ड कप में भी आप यूएसए वाला जो था एक ही ग्राउंड में सारे मैचेस थे इंडिया के, तो इट इज़ नॉट ओनली कि जी हमने किया है या किसी ने, वो इंडिया हैज़ दिस पावर इन द आईसीसी एंड द फाइनेंशियल मसल कि वो कुछ चीज़ें अपनी मर्जी की करवा लेते हैं और उन्होंने करवा लेनी थी। अच्छा ये बात उन्होंने कही है ना, आई थिंक अब सबके सामने ये चीज आ चुकी है। कुछ दिन पहले भी हमने पैट कमिंस के बारे में जिक्र किया था, दोबारा मैं उसको आज एंडोर्स करना चाहती हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लेयर्स को ये बात नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए नहीं करनी चाहिए, एक तो ये उन्हें खुद को और उनकी टीम को मेंटली पुट डाउन करती है चीज। आप मैच से पहले इस सोच में जाते हैं कि यार इनको तो एडवांटेज है। दूसरी बात यह है कि आपके क्रिकेट बोर्ड्स ने जब ये चीज़ों को सारी का माना है तो तब टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, फिर आप तब बोलते एज एनालिस्ट। जब हमें कोई पूछे कि इस मैच में किसको एडवांटेज है, तो वो जब आप एनालाइज करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज है इस चीज़ का। लेकिन एज प्लेयर्स जो है ये बात फिर आपके क्रिकेट बोर्ड को और आपको पहले करनी चाहिए थी। अब फाइनल में पहुंच के या फाइनल से हफ्ता पहले ये बातें ये अच्छी नहीं है, और ना ही इंडिया सिर्फ इसकी बेसिस पे पहुंचा। वो उन्होंने हर जगह, इंग्लैंड में भी फाइनल खेला है, इधर इंडिया में सारी ग्राउंडों में खेल के वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन व्हाट्सएप ये सारे वही बोर्ड्स हैं जो इनके साथ इन फैसलों में शामिल रहे हैं माजी में। इनके अपने जो फाइनेंशियल एडवांटेजेस थे उनको हासिल करने के लिए इंडिया के यहाँ मिलाते गए हैं ना, जिसके अभी तक ऐसे ही है। जी हाँ, जिसके आप आमद हो रहे हैं तो अब इनको एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी बात को इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. ब्रेक पे जाने से पहले ना हमारी डिस्कशन शुरू हो चुकी है भारत के ऊपर, और ये सबको नजर आ गया, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को समझ में आ गया है कि जी दे हैव बीन ट्राइंग टू डोमिनेट, बट इसके ऊपर कोई एक्शन होगा कि नहीं, बिकॉज वो IPL भी सब खेलते हैं। सो ये क्वेश्चन है। लेकिन सलमान ने कहा क्रिकेटर्स को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर दोबारा से आई वांट टू इंडोर्स द स्टेटमेंट बाय पैट कमिंस कि क्रिकेटर्स को कहा है आप बोलें। अच्छा बोलो तो कि इंडिया इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बाय पिकिंग एंड चूजिंग वेयर दे वांट टू प्ले। तो ये कब तक डोमिनेंट, सलमान इसमें इनकलाब कैसे आएगा? इसमें इनकलाब फाइनेंशियल इनकलाब लाना पड़ेगा, उसके अलावा इनकलाब नहीं आएगा। या फिर देख ले इंडिया ऑब्वियसली सारी की सारी जो उनका होल्ड है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक मसल के सबसे बड़ी लीग उनकी है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स वहाँ से आते हैं, व्यूअरशिप वहाँ से आती है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू थिंक तो आपको पता लगेगा कि इंडिया आपस में तो नहीं खेल सकता है ये सारे कुछ लाने के लिए। अच्छा देखिए, टेलीग्राफ ने ये भी कह दिया कि जनाब इंडियन कैप्टन से पूछ लें टॉस की क्या जरूरत है, कि उनकी क्या मर्जी है, मैच खेलना है या अपने पास ट्रॉफी रखनी है। इस हद तक टेलीग्राफ ने ऑफिशियली, लेकिन वो तो इंडियन कैप्टन खुद कह रहा है कि फर्क ही नहीं पड़ता, आप जो मर्जी, मतलब वो कह रहा है कि हम दोनों के लिए तैयार हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा खेलना है या नहीं खेलना ये भी बता दें आप, ट्रॉफी अगर आपने रखनी है कोई मसला नहीं। लेकिन देखो इसमें एक और एंगल भी है, वो ये कि राजीव शुक्ला साहब भी, पाकिस्तान आए सेमीफाइनल मैच था जब साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड का, विक्रांत साहब भी यहाँ पे आए, निखिल भी यहाँ पे आए, यानी पूरी दुनिया को एक मैसेज आ चुका है कि पाकिस्तान सब आए हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे आए हैं, बस आपने अपनी टीम को नहीं भेजा। सो ये बड़ा लाउड स्टेटमेंट है। अच्छा, इसको फिर बहुत से अजीब तरीकों से जस्टिफाई भी करते हैं वो लोग। खैर उस पर आप छोड़ो, वो एक लंबी डिबेट है। नहीं, वो कहते हैं कि एज टीम आना और बात है, अगर इंडिविजुअली कोई भी आएगा तो उसके और प्रोटोकॉल्स हैं और सेंसलेस किस्म का आर्गुमेंट है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है ना, कोई गल नहीं, आगे चल। आपके नजदीक जी, आप दोनों के नजदीक प्लेयर टू वॉच आज कौन होने वाला है? क्योंकि अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो लास्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना वो सिर्फ 2 रन पर आउट हो गए थे। मैट हेनरी उन्हें ले दे गए थे और आज भी उन्हीं से उम्मीदें लगाई जा रही हैं और कंपैरिजन किया जा रहा है कि मैट हेनरी जो है ना, अगर उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट तो इनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी तगड़ी है। देखिए अच्छी तगड़ी तो है, लेकिन उसमें जो मेन पिलर है ना वो हेनरी ही है। अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखें तो वेरी यंग एट दिस लेवल, दे हैव डन अ गुड जॉब। बट अगर आप ये कहें कि वो अपने ओन पे न्यूजीलैंड को मैच जिता सकते हैं तो उसके लिए उनको एक्सेप्शनल बॉलिंग करनी पड़ेगी और इंडिया को कुछ गलतियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा पेसी है, ना कोई ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर उनको बहुत मूवमेंट मिले इन द एयर ऑफ द डेक कि वो इतने इफेक्टिव हो जाएं। तो कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक कि अगर न्यूजीलैंड ने ये मैच जीतना है तो फिर ज़्यादा चांसेस ऐसे लगते हैं कि पूरा एक मुकम्मल टीम एफर्ट होगा कि आज हर चीज़ चलेगी, बैटिंग भी अच्छा खेलेगी, बॉलिंग भी अच्छी होगी, फील्डिंग भी, डिसीजंस भी, एंड ऑल्सो सम लैकिंग्स फ्रॉम द इंडियन टीम। फिर जाके ये जो है ना, आप न्यूजीलैंड की पुरानी टीम के खिलाफ भी खेलते रहे हैं, जो न्यूजीलैंड की 2000 की टीम के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये जो टीम है न्यूजीलैंड की, ये ऑन पेपर उनसे भी बेहतर है और शायद ये न्यूजीलैंड की ICC टूर्नामेंट में सबसे बेहतर टीम आई है? देखिए टीम्स न्यूजीलैंड की हमेशा गुड क्रिकेट टीम्स हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार नहीं। उस वक्त भी अगर आप इनको देखें तो इनके पास हर चीज़ थी। फ्लेमिंग थे, रॉजर टूज मिडल में बड़ा अच्छा खेलते थे। उस दौर में अगर देखा जाए तो ग्लेन फिलिप्स जो आज कर रहे हैं, रॉजर टूज यही करते थे। नेथन एस्टल थे, क्रिस केन्स एक शानदार ऑलराउंडर्स थे, उसके बाद एडम परोरे थे, क्रिस हैरिस थे, स्कॉट स्टायरिस थे, तो कंप्लीट टीम थी। तो अगर आप नामों को देखें तो वो आज से बड़े नाम थे, ज़्यादा बड़े नाम थे। लेकिन आई गेस कि वो कीनिया था। कीनिया में जो कंडीशन है वो क्रिकेट की वो बड़ी ट्रू है, वहाँ पे फास्ट बॉलिंग में हेल्प मिलती है, वेदर इस तरह का है, पिचेस ऐसी हैं। लेकिन यहाँ पे एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस है। तो इस क्योंकि पिच को आप उस कंडीशन से रिलेट नहीं कर सकते तो इन टीमों का मुआवजा इस तरह नहीं हो सकता। दे वर प्लेइंग इन फेवरेबल कंडीशंस। ये जो आज खेल रहे हैं ये इंडिया की फेवरेबल कंडीशंस हैं और इस टाइम इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जिस तरह की उनकी सेटल टीम है और जिस तरह ICC के लगातार फाइनल खेलती आ रही है और एक वर्ल्ड कप जीती है अभी रिसेंटली,
तो इंडिया का भी जो इस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा लगे, आप मुझे ये भी बताएं कि हार्दिक पांड्या का क्या करना है? पूरी टीम एक साइड पे होती है, पांड्या एक साइड पे होता है, और हर टूर्नामेंट में होता है, हर सीरीज में होता है। आखिर क्या खाते हैं, क्या किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं कि वो किसी के पल्ले नहीं पड़ता? विद बैट एंड विद बॉल। ही इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। जो बड़े और टॉप के ऑलराउंडर होते हैं ना, ये हमेशा ही स्टैंड आउट इनका फीचर होता है। अगर आप शुरू हो जाए इमरान भाई, इमरान खान साहब से आप कपिल देव को देख लीजिए, फिर आप देखें इयन बोथम को, फिर आप आगे चलें आप जैक कैलिस को देखें। स्टैंड आउट फीचर। फ्रेडी फ्लिंटॉफ हो गए ऑस्ट्रेलिया से, स्टीव वॉ हो गया, हालांकि वो इतनी बॉलिंग वगैरह नहीं करते थे बट स्टिल एन आउटस्टैंडिंग कैप्टन, बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे। और आगे आ जाएं आप, पाकिस्तान के पास अब्दुल रज़ाक थे, अजहर महमूद थे, साउथ अफ्रीका के लांस क्लूजनर थे, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया से मिच मार्श जो है, आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। इंडिया से हार्दिक पांड्या आगे, बेन स्टोक्स हैं। तो ये बहुत टॉप नॉच। हमने ना ऑलराउंडर ऐसे छेड़ की तरह यूज़ करना शुरू कर दी। ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट होता है बॉलिंग और बैटिंग में, और हमने उसके बरक्स ये कर दिया कि थोड़ी जी बॉलिंग कर लेता है, 2-4 ओवर कर देता है, 15-20 स्कोर कर लेता है। हमारे ऑलराउंडर, हमने अपनी गुफ्तगू का ही म्यार गिरा दिया। तो फिर बंदे को क्या जरूरत है पूरा बन के दिखाने की? अच्छा, थोड़ी सी रोहित शर्मा के पास जरा बात करना मैं पांड्या पे सिर्फ ये चाह रहा था कि वो इतने ज्यादा उस तरह से टॉक ऑफ द टाउन भी नहीं होते, उन पर इतनी डिस्कशन भी नहीं हो रही थी। वो चुप करके आते, अपना काम करते और अच्छी खासी चपेटे मारते। वो अगर बैटिंग की बात की, ये लेवल ऑफ कंपटीशन भी है ना इंडिया के अंदर। इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन उससे बड़े कितने प्लेयर वहां पर हैं कि कोहली और रोहित शर्मा जो है वो हमेशा मीडिया में रहते हैं, और हार्दिक पांड्या बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। इस वक्त दुनिया में जितने भी टॉप नॉच ऑलराउंडर उनमें शायद टॉप 3-4 में भी अब्दुल रज़ाक कितना मीडिया में रहते थे। हाँ, ये बात शायद अफरीदी भी ऑलराउंडर थे, वो ज्यादा मीडिया में रहते थे, वो किसी और वजूहात की बिना पर मीडिया में रहते थे। और जो है आपके जो शोएब अख्तर हैं, वो क्योंकि देखे ना उस मौके के ऊपर कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे थे। मतलब यूसुफ भाई खेल रहे हैं, इंजी भाई खेल रहे हैं, यूनुस भाई कई दफा अंडरमाइंड रहे हैं वो, ठीक है। मिसबा को कितना अर्सा जगह नहीं मिली कहीं पर भी। तो यहाँ पर जब क्लस्टर ऑफ टॉप प्लेयर्स होता है, तो फिर उसमें आप कई दफ़ा गुम से हो जाते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या बिल्कुल गुम नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कम उनका नाम चलता है। भाई शाहिद खान अफरीदी का जिक्र हुआ, तो एक व्हाट्सएप से ले लूं यहाँ पे हुआ था नैरोबी का। तो आपने 2000 का फाइनल की जो है आपने बात की, कंडीशन के ऊपर आपने नैरोबी की बात की है। मैं कल उसको रिवाइंड कर रहा था उस फाइनल मैच को, तो मैंने उसमें स्कॉट स्टायरिस का एक छोटा सा क्लिप था, वो मैंने सुना। उसमें उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की टीम 290-300 कर लेगी वहाँ पर, लेकिन उन कंडीशन को देखते हुए हमें कोई इतना मसला नहीं था कि हम 300 रन भी चेज कर लें। ये 2000 की बात है, उस ज़माने के बाद जब T20 क्रिकेट नहीं आई थी। तो अगर उस ज़माने में भी ये प्लेयर्स का माइंडसेट था कि 300 हो जाएगा और हम उसको चेज कर लेंगे, तो फिर ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है? मॉडर्न डे क्रिकेट इतनी रट क्यों लगाई जाती है, और ये क्यों कहा जाता है कि 300, 350, 300 तो उस वक्त भी हो रहा था। आप उससे भी पीछे चले जाएं। हंसी क्रोनी है कप्तान साउथ अफ्रीका का, उन्होंने कई दफा 300 चेस किया, और वो जब उनसे पूछा गया तो वो कहते थे कि इट इज रन अ बॉल, 300 बॉल तो 300 रन, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं, इट्स जस्ट रन अ बॉल। तो सिंप्लीफाइड था, ठीक है। बात यह है कि अब आगे क्रिकेट में बहुत नॉन क्रिकेटिंग एंटिटीज़ जिन्होंने खोले अपने लैपटॉप, जिन्होंने निकाली फैंसी वर्डिंग, जो पढ़े लिखे बच्चे थे लेकिन क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं था, शौकीन बच्चे थे, उन्होंने ये लफ्ज़ निकाले। आपके मेरे पैदा होने से पहले, मेरे वालिद साहब के पैदा होने से पहले खब्बों के आगे ऑफ स्पिनर बॉलिंग करते थे, लोग करवाते थे। मैचअप का लफ्ज़ तो अब आया, ठीक है। ये तो पहले मसला ये था कि बॉल एक लगता था, वो सॉफ्ट हो जाता था, वो रिवर्स होता था, वो 35-33 ओवर्स तक डिस्कलर जब तक नहीं होता था, वो चेंज नहीं होता था, तो रिवर्स आती थी अंदर, रिवर्स को हिट मारना मुश्किल था, नो बॉल की फ्री हिट नहीं होती थी, आपके 15 ओवर्स के बाद फील्डर खुल जाते थे, पावर प्ले कोई नहीं होता था, तब भी 300-300, 350-400 रन हुए हैं। तो ये जो लोगों ने, और तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी चीखो पुकार छोटी छोटी चीज़ की नहीं होती थी। अब तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठ के एक फैसला करता है तो एक ट्रेंड चलता है, ठीक है। फेक अकाउंट्स बनते हैं, अपने यारों दोस्तों से रब्ता होता है, एक ही बात पे सारी हैमरिंग और ट्वीटिंग और हैशटैगिंग शुरू होती है, और वो चीज़ वायरल हो जाती है। तो अब तो सिर्फ खप की गेम है, मटेरियली तो कुछ उसके अंदर कोई कह लें कि क्वालिटी आपको नज़र आए, कोई उसके अंदर डेप्थ नज़र आए चीज़ के अंदर, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप उनमें से किसी बंदे को इधर बीच में ला के बिठा लें, 3 जो अच्छे प्लेयर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर 15 मिनट में वो बंदे ने माफ़ी ना मांगी कि जी मैनू जान दो, ठीक है, ये बातें हैं बस बनानी आ गई हैं। और साथ
ग्रुप इकट्ठा हो गया उन लोगों का जिनकी लेनी देनी कोई नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसी उसमें कुछ अच्छे भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, लेकिन उनको ये पता जरूर है कि अगर तुमने खप ना डाली और इस तरह का उसे मीडिया का कवर ना दिया तो फिर हम एक्सपोज हैं। I think he's absolutely right because अब it is all about trending in the news। शाहिद खान अफरीदी ने क्या कहा साइम के ऊपर, इसके ऊपर बात करते हैं right after। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025, and the news is Janab ki New Zealand once again they have won the toss and they chose to bat first। Salman, I'll come to you। एक और दफ़ा जनाब रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने कहा जी हम तो तैयार हैं, दोनों साइड हम आराम से कर सकते हैं, बट हाउ डू यू सी बिकॉज मैट हेनरी हैज़ बीन रूल्ड आउट और नितिन स्मिथ कम्स इन? थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा, टॉप विकेट टेकर है, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है और शानदार फॉर्म में था, लाइन लेंथ बड़ी अच्छी उसकी और डेथ बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे। सो एडवांटेज इंडिया पहले ही था, थोड़ा सा कह लें वो एडवांटेज और बढ़ गया, लेकिन आई थिंक इट विल बी हाउ द बैटर्स प्ले स्पिन, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। न्यूजीलैंड बैटर्स 11 पहले तो स्टार्ट कैसा होता है फर्स्ट 10 का, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पहले 10 में आप थोड़ा पुश करें और फिर 10 से 40 तक आप उसको स्टेबल रखें एंड देन लॉन्च द लास्ट 10। लेकिन इस सारे के लिए विकेट्स इन हैंड होना भी ज़रूरी है और स्ट्राइक रोटेशन, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से सिंगल नहीं निकलती जिस तरह पाकिस्तान में आराम से निकलती है। तो यहाँ पे थोड़ा बैटर को पेशेंस दिखानी पड़ेगी, अच्छा ओवर मेडन हो जाए, 3 बॉलर डॉट हो जाए, उससे घबराना नहीं है। वो जो एक डॉट बॉल माफिया ना वो आ जाएगा, इतने डॉट बॉल हो गए हैं इस जगह पे इनिंग की कंस्ट्रक्शन और है और दे नो यू नो वेरी लिमिटेड अबाउट इट। सो आई थिंक बैटर्स को यहाँ पे 11वें से 40वें ओवर तक वो किस तरह खेलते हैं विकेट हाथ में रख के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वरुण चक्रवर्ती को कैसा खेलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान भी पिच रिपोर्ट में कहा गया ड्राई एंड हार्ड, तो ये किसकी फेवर में जाएगी कंडीशन? ड्राई है। सबसे मजे की बात है जब उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली द पिच इज ड्राई, तो आई डोंट नो अनफॉर्चुनेट क्यों है, क्योंकि आई थिंक इट यू नो गिव्स द स्पिनर्स मोर ऑफ अ चांस टू यू नो, ठीक है हार्ड है तो स्पिन कम होगा, लेकिन स्पिन को इट्स नॉट इजी टू स्कोर ऑफ स्पिन, और फिर जैसे जैसे मैच गुजरता है वो स्पिन इफेक्ट लेती है और पिच स्लो होती है और बैटिंग में और मुश्किलात आनी शुरू होती हैं। और पानी लगाने से कौन रोक सकता है, अगर कोई लगाना चाहे, अगर पिच को सही करना चाहे तो उसको बैटिंग के लिए बेहतर करना चाहे तो कौन रोक सकता है, उतना पानी आप लगा लें तो इट्स कैन नॉट बी अनफॉर्चुनेट। ये वही पिच है जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था और इन्होंने कहा कि इतना ही हार्ड है कि इसमें क्रैक्स पड़ने का भी इम्कान नहीं है, तो दूसरी इनिंग में चेस करने वाली टीम ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। अच्छा, ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, तो ये फिर टॉस के बाद क्या पिच रीड करने में मुश्किलात का सामना था जो हम बैठे? नहीं, जो पिच रिपोर्ट थी उसमें तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि जैसे जैसे मैच चलता है ये पिच धीमे होती जाती है। तो उनका ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बाय दैट इट मीन्स कि पिच स्लो होती जाती है, और जब स्लो होती जाती है तो उस पर स्ट्रोक मेकिंग और मुश्किल होती है अनलेस के बैटर सेट होकर उस पर खेले। तो बहरहाल साथ उन्होंने ये भी कहा कि 270 जो है वो बहुत अच्छा स्कोर है, बोनस स्कोर है, तो इसका मतलब है कि 250 भी मुश्किल हो सकता है सेकंड टाइम। सो अगर न्यूजीलैंड पहले खेल के 270 के एक्सेस में चली जाती है तो दे कैन रियली चैलेंज द इंडियन बैटिंग अकॉर्डिंग टू द पिच रिपोर्ट। अच्छा, आपने पावर प्ले की बात की कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रविंद्रा का रोल कैसे देखते हैं? बिकॉज चाहे हम बात करें पेसर की, हम बात करें स्पिन की, वो तो दोनों को डोमिनेट कर जाते हैं, ही बिकम्स अ थ्रेट आल्सो। ही इज़ इन फॉर्म, 200 किए हैं उसने 3 मैचेस में, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई है, इट्स अ बिग गेम, और अगर वो अच्छा स्टार्ट देता है तो बाकियों के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। सो बड़ा क्रूशल होगा इंडिया के लिए उसकी विकेट लेना और न्यूजीलैंड के लिए कि उसका जितना लंबा हो सकता है खेलना। अहमद सईद साहब, रचिन का अगेंस्ट इंडिया वैसे क्या स्टैट्स, अगर इसी की लास्ट मैच की भी बात की जाए, ओवरऑल जो इनकी सीरीज रही ओडीआईज उसके हवाले से? देखिए, रचिन रविंद्रा ने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी बहुत शानदार खेल मतलब पेश किया था उन्हें, और आपको पता है कि 5 सेंचुरियां वो स्कोर कर चुके हैं। इंडिया के अगेंस्ट मैच तो वो 3 ही खेले हैं, लेकिन रविंद्रा की आपने जहाँ तक बात की है, नो डाउट उनका अच्छा आगाज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जिस प्लेयर के बारे में आज ज़्यादा जिनको चाहूँगा कि वो लंबा खेलें वो यकीनन केन विलियमसन हैं। जिससे आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, ये शायद हो सकता है कि केन विलियमसन का भी आखिरी आईसीसी इवेंट हो, क्योंकि ये भी जाहिर है कि अपने रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं, और केन विलियमसन ने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा ओडीआई मैचेस इंडिया के अगेंस्ट ही खेले हैं। 30 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिनमें उन्होंने 45 की एवरेज रन किया, और उन 30 मैचेस में 11 मैचेस में उन्होंने 50 भी स्कोर किया। तो इंपॉर्टेंट होगा 11वें से 40वें ओवर के फेज के दौरान केन विलियमसन का वहां पर चलना, ताकि केन विलियमसन के अराउंड जो है वो बाकी टीम खेले। ठीक है जी, एंड पे प्रेडिक्शन what are you watching for? I think 60-40 60 for India advantage, yes. अहमद सईद साहब? न्यूजीलैंड।
I want New Zealand to win, लेकिन मैं विराट Want is fan something हूँ। else हाँ, want is something and analysis is something Yes. else. मुझे लगता है कि टीम इंडिया जो है ना फाइनल कर जाएगी और जो पिछले वो खेल के आए एक स्ट्रीक है वो फाइनल में टूट जाएगी। लेट्स सी क्या बनता है। We wish all the best to both the teams. May it be a great match और Yes. न्यूजीलैंड को ज़्यादा थोड़ी सी लाक इसलिए क्योंकि कंडीशंस उनके मुकाबले में वैसी नहीं और एक क्रूशल बॉलर उनका बाहर हो गया। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों से मुलाकात होगी Mid-inning। इंशाल्लाह 5:30 बजे। कीप वॉचिंग GNN।